जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू चैनल। साथियों, हम लोग घटना चक्र 2026 का बायोलॉजी का डिस्कशन कर रहे हैं। ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 तक आ चुका है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट बना दिया गया है। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि फीता कृमि, जिसको हम लोग कहते हैं टेप वर्म। फीता कृमि जिसको क्या कहते हैं, टेप वर्म कहते हैं, ये एक उभयलिंगी होता है। तो ये सही चीज है कि फीता कृमि जो जो कि टेप वर्म होता है वो उभयलिंगी होता है। ठीक है। दूसरा है गोल कृमि। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं, ये भी सही है। जो गोल कृमि होते हैं उसके अलग अलग लिंग होते हैं। तीसरा होता है फाइलेरिया। फाइलेरिया सूत्र कृमि होता है, यानी कि नेमाटोड होता है। ये भी सही है। फाइलेरिया जो है एक सूत्र कृमि होता है, नेमाटोड होता है। चौथा है कि गिनी कृमि एनेलिड होता है, ये गलत है। गिनी कृमि जो है क्या होता है, गिनी कृमि भी जो है एक सूत्र कृमि होता है। गिनी कृमि भी क्या है, एक सूत्र कृमि होता है, यानी कि एना नेमा नोड होता है, नेमाटोड क्या होता है, नेमाटोड होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो गिनी कृमि भी एक नेमाटोड होता है। और इस गिनी कृमि की वजह से कौन सा रोग होता है, इस गिनी कृमि की वजह से रोग होता है आपका कि दम्मा। ठीक है, कौन सा रोग होता है, तो दम्मा होता है। उसके बाद उल्टी होता है, खजुलाहट होता है, इओसिनोफिलिया होता है। ये याद रखिएगा कि जो है सूत्र गिनी कृमि की वजह से, गिनी कृमि की वजह से जो है इओसिनोफिलिया रोग भी होता है। ठीक है। चलिए, बाकी बचा जो क्वेश्चन है उसका हम लोग जो है क्या करते हैं, पीओएच करते हैं। पीओएच का मतलब हो गया कि एक्सप्लेनेशन करते हैं जो बाकी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखिए पहला क्या दिया हुआ है, तो पहला दिया हुआ है कि आपका फीता कृमि। फीता कृमि उभयलिंगी होता है, ये तो पता हो गया। अब फीता कृमि की वजह से कौन सा रोग होता है, तो फीता कृमि की वजह से जो है दो प्रकार के रोग होता है। कौन कौन रोग होता है, तो पहला रोग होता है टेनियोसिस। क्या होता है, टेनियोसिस। टेनियोसिस रोग होता है। ठीक है। दूसरा रोग कौन होता है, तो दूसरा रोग होता है सिस्टिसिरकोसिस। सिस्टी सिरकोसिस, सिरकोसिस, ये दोनों रोग होता है। अब कहिएगा कि टिनियोसिस में कौन सा रोग होता है, सिस्टिक किरसोसिस में कौन सा रोग होता है। तो देखिए, जो टिनियोसिस होता है, टिनियोसिस में जो है पेट दर्द, कौन सा रोग होता है, पेट दर्द होता है। ठीक है। उसके बाद दस्त हो जाता है, जी मिचलाना हो जाता है, वजन का कम होना होता है। जबकि सिस्टिक क्रियोसिस को आम बोलचाल की भाषा में मिर्गी आना कहते हैं। क्या कहते हैं, सिस्टी सिरोसिस को आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, तो मिर्गी आना कहते हैं। क्या कहते हैं, मिर्गी आना। ठीक है। अगला क्या है, तो अगला है गोल कृमि, जिसको राउंड वर्म भी कहते हैं। इससे कौन सा रोग होता है, इससे जो है त्वचा संबंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है, त्वचा संबंधी रोग होता है। ठीक है। और ये अलग अलग लिंग के होते हैं। तीसरा है फाइलेरिया। फाइलेरिया को, फाइलेरिया से कौन सा रोग होता है, तो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को होता है। लिम्फेटिक, लिम्फेटिक फाइलेरियासिस, फाइलेरियासिस, ये रोग होता है फाइलेरिया के, लिम्फेटिक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाथी पांव कहते हैं। क्या कहते हैं, हाथी पांव। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपरदाही है। अब अपरदाही का मतलब क्या हो गया, अपरदाही का मतलब पहले ये समझिएगा अपरदाही क्या होता है। तो अपरदाही का मतलब होता है वैसा जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। सड़े गले पदार्थों से, कचरा से, जैविक कचरा से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको कहा जाता है अपरदाही जीव। ये समझ में आ गया, वैसा जीव जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अपरदाही जीव कहते हैं। अब कह रहा है इसमें क्या, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपरदाही जीव है। पहला है केचुआ,
दूसरा है जेली फिश, तीसरा है सहस्त्रपादी जिसको मिलीपीड कहा जाता है, चौथा है समुद्री घोड़ा और पांचवा है वुडलाइस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 3 और 5। मतलब केचुआ एक अपरदाही है, सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करता है। तीसरा है सहस्त्रपादी जिसको मिलीपीड कहा जाता है, ये भी प्राप्त करता है। और पांचवा है आपका वुडलाइस, ये भी आपका भोजन जो है प्राप्त करता है। अच्छा, जो मिलीपीड है ये किसके अंतर्गत आता है? पहला नंबर तो ये समझिए कि केचुआ किस संघ के अंतर्गत आता है। तो केचुआ जो है कॉर्डेटा संघ के अंतर्गत आता है, सॉरी एनेलिडा। केचुआ जो है एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो एनेलिडा संघ के अंतर्गत आता है। मिलीपीड किस संघ के अंतर्गत आता है? तो मिलीपीड जो है आता है आपका ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? तो ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत मिलीपीड आता है। ठीक है, मिलीपीड को एक और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है कन खजूरा। क्या कहा जाता है? कन खजूरा। मिलीपीड का दूसरा नाम है कन खजूरा, ये याद रखिएगा। अच्छा, जेलीफिश जो है ना, इसका नाम है फिश लेकिन ये मछली नहीं है। जेलीफिश मछली नहीं है, ये अकशेरुकी जीव है। कौन सा जीव है? अकशेरुकी, कशेरुकी जीव है। ऐसा जीव जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होता है, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होता, उसको अकशेरुकी जीव कहा जाता है। ठीक है, तो जेलीफिश जो है कौन सा जीव है? अकशेरुकी जीव है। ठीक है, और ये जो समुद्री घोड़ा भी एक मछली नहीं है, ये भी जो है एक प्रकार का क्या हो गया? एक प्रकार का जो है समुद्री जीव हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे क्या दिया हुआ है? अपरदाही को हेट्रोट्रॉफ होते हैं। अपरदाही हेट्रोट्रॉफ होते हैं जो अपना पोषण अपर्द यानी मृत सड़े गले पौधों व जानवरों को खाकर प्राप्त करते हैं। विकल्पों में केचुआ, काष्ठयुका एवं सहस्त्रपादी मिलीपीड्स अपरदाही है। जेलीफिश समुद्री अपरदाही नहीं बल्कि सामान्यतः द्वितीयक उपभोक्ता उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी फिल्टर फीडर है? अब पहला नंबर की फिल्टर फीडर क्या होता है? तो फिल्टर फीडर का मतलब होगा, फिल्टर फीडर जो है एक जलीय जीव होता है। क्या होता है? जलीय जीव होता है। ठीक है, और ये जो है क्या करता है कि फिल्टर फीडर एक जलीय जीव होता है, और ये जलीय जीव जो क्या करता है कि पानी में जो पदार्थ खाद्य पदार्थ उपस्थित होता है, पानी में खाद्य पदार्थ उपस्थित उसको छान कर, पानी को छानकर उससे खाद्य पदार्थ अपना प्राप्त करता है। ठीक है, तो फिल्टर फीडर वो जीव होता है। तो इसमें से कौन सा है? तो सीप, जिसको अस्तर कहते हैं, ये फिल्टर फीडर जीव है। अब यहाँ पर डिटेल दिया हुआ है कि निस्यंदक भोजी फिल्टर फीडर ऐसे जीव है जो जल में निलंबित पोषक पदार्थों को अपने शरीर की विशेष फिल्टरिंग संरचना से जल सहित प्रवाहित करते हुए प्राप्त करते हैं। उल्लेखनीय है कि सीप, जिसको ऑयस्टर कहते हैं, निस्यंदक भोजी जीव का एक प्रमुख उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला है कैराविड बिटल्स, दूसरा है कांतर जिसको सेंटीपीड्स कहते हैं, तीसरा है मक्खियां, चौथा है दीमक और पांचवा है बर यानी कि वरस्पस कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इस उपयुक्त जीवों में कितने प्रकार के परजीव परजीव्याव जातियां पाई जाती है, यानी कि पैरासिटाइड स्पीसीज पाई जाती है। तो 3 प्रकार की पाई जाती है। इसका डिटेल थोड़ा सा पढ़ते हैं कि पैरासिटाइड ऐसे जीव होते हैं जो किसी पोषक जीव के भीतर या बाहर अंडे देते हैं। इनके लार्वा पोषक से भोजन प्राप्त करते हैं और अंततः इनसे पोषक जीव की मृत्यु हो जाती है। तो प्रश्न में जो है जीवों में बर, मक्खियां तथा कैराबिड बीटल्स में परजीव्याव प्रजातियां पाई जाती है। कांतर परभक्षी संधिपाद प्राणी होते हैं, ये मुख्यतः मांसाहारी जीव होते हैं। दीमक अपरदाहारी प्राणी होते हैं जो जल, सेलुलोज और आश्रय पर निर्भर होते हैं। ये विभिन्न प्रकार के क्षयमान वनस्पति मतलब सड़े गले वनस्पति, लकड़ी, सूखी पत्तियों, मृदा, ह्यूमस आदि का से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मच्छर, चमगादड़ और उल्लू। मच्छर, चमगादड़ और उल्लू जो है इस प्रकार के जो जंतु हैं ये रात्रिचर होते हैं। ठीक है, इसका डिटेल दिया हुआ है कि रात्रिचर जंतु वे होते हैं जो कि दिन में आराम करते हैं किंतु रात्रि में सक्रिय रहते हैं। इन जंतुओं में प्रायः श्रवण और
घ्राणेंद्रियां अत्यधिक विकसित होती है, दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूल होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु रात्रिचर होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रजातियां प्राणी जात पर विचार कीजिए। पहला है सिंह पुच्छी का मकाक, दूसरा है मालाबार सिवेट और तीसरा है सांभर हिरन। उपयुक्त में से कितने आमतौर पर रात्रिचर हैं या सूर्यास्त के बाद अधिक सक्रिय होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। वो कौन सा है? तो चलिए देखते हैं। कह कि सिंह पुच्छी मकाक रात्रिचर जानवर नहीं है। यह एक वृक्षीय तथा दैनिक प्राणी है जो रात्रि में पेड़ों पर सोता है, अतः एक सही नहीं है। मालाबार सिवेट मुख्यतः रात्रिचर होते। यह एक मांसाहारी लघु स्तनीय जंतु है जो भारत के पश्चिमी घाट क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति है, तो ऑप्शन 2 सही है। यानी कि मालाबार सिवेट जो है ये एक रात्रिचर प्राणी है। ठीक है, ये रात में सक्रिय रहते हैं, जबकि सिंह पुच्छी मकाक और सांभर हिरन रात्रिचर नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, चींटी। चींटी का जो मस्तिष्क होता है उसके शरीर के अनुपात से बड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि जब चींटियां काटती है तो वे अंतःक्षेपित करती है। अब अंतःक्षेपित क्या होता है? अंतःक्षेपण का मतलब ये होता है कि वो अपना डंक जो है हमारे शरीर के अंदर जो है छोड़ देती है। अपना जो एसिड होता है अपने शरीर के हमारे शरीर के अंदर छोड़ देती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मिक अम्ल। तो जो चींटियां होती है वो जब काटती है तो हमारे शरीर में जो अंतःक्षेपित करती है, यानी कि हमारे शरीर में कौन सा अम्ल छोड़ती है? तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है, जिसके वजह से हमें क्या होता है? दर्द होता है। जिसके वजह से हमें क्या होता है? तो हमारे शरीर में क्या होता है? दर्द होता है। तो चलिए इसका डिटेल क्या हुआ है दिया हुआ है थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि चींटियों द्वारा काटे जाने पर शरीर में फॉर्मिक अम्ल का अंतःक्षेपण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में दर्द एवं चुनचुनाहट का आभास होता है। फॉर्मिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जो कार्बोजिलिक श्रेणी का प्रथम सदस्य है, जिसका दैनिक उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में रबर के व्यवसाय तथा फलों के रसों को सुरक्षित रखने में होता है। जो फॉर्मिक अम्ल है उसका उपयोग जीवाणुनाशी के रूप में भी होता है, रबर व्यवसाय में भी होता है और फलों के रसों को सुरक्षित रखने में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों के रूप में जानी जाती है? प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक जीव की कुछ प्रजातियां कवकों के कृषकों कवक के कृषक के रूप में जानी जाती है, यानी कि कल्टीवेटर्स ऑफ फंगी के रूप में जानी जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चींटी। चींटी को जो है कवकों के कृषकों के रूप में जाना जाता है। चलिए इसका डिटेल दिया हुआ है कि प्रश्नगत विकल्पों में चींटियों को कवकों के कृषक के रूप में जाना जाता है। चींटियां एवं कुछ कवक के मध्य अन्योन्याश्रित का संबंध होता है। लीफ कटर प्रजाति की चींटियां, देखिए लीफ कटर जो प्रजाति होती है वो चींटियां इस संबंध की महत्वपूर्ण उदाहरण है। चींटियों के अतिरिक्त कुछ दीमक की प्रजातियां भी कवक के साथ ऐसी ही प्रक्रिया प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो चींटी के अलावा जो है चींटी के अलावा कुछ दीमक की प्रजाति भी जो है कवक के साथ जो है किसानों की भांति कृषकों की भांति काम करती है। चलिए अगला प्रश्न है कि मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि केवल नर रक्त चूसते हैं। नहीं 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 नहीं, नर रक्त नहीं चूसते हैं, मादा रक्त चूसते हैं, तो ये गलत हो गया। केवल मादा रक्त चूसती है, ये सही है। मादा मादा पौधों का रस चूसती है? नहीं, तो मादा पौधों का रस नहीं चूसती है। यहाँ पर नर जो है पौधों का रस चूसता है। ठीक है, मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं। मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं, ये गलत है, ये गलत है। अरे नर की अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं, ये सही है। तो केवल 2 और 5 सही है, केवल 2 और 5 सही है, ये सही है और ये सही है, बाकी बचा सब क्या है? गलत है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्राणी अपनी आंत में जल का संग्रह कर लेते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंट, ऑप्शन नंबर बी, ऊंट। ऊंट जल का संग्रह कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि ऊंट जो है रेगिस्तान में रहने वाला जंतु है। अब जब रेगिस्तान में रहेगा
तो उसको पानी हमेशा नहीं मिलेगा, पानी नहीं हमेशा मिलेगा, तो एक ही बार जो है जल का संग्रह कर लेते हैं। लेकिन कहाँ करते, ये प्रश्न आता है तो सब कहता कुबड़ में कर लेता है। देखिए कुबड़ में वसा का संग्रह करता है, आंत में जो है वो जल का संग्रह करता है। चलिए पढ़ते इसको। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि इनका शरीर पूर्णतः मरुस्थल प्रति अनुकूलित होता है। इनके पैर गद्दीदार होते हैं, श्वसन की लय अति धीमी होती है तथा ये एक बार में अत्यधिक जल को पीकर संग्रह अपनी आंत में कर लेते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें जल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, ऊंट। देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ऑप्शन में एक और खिलाड़ी दिया हुआ है, एक और नाम दिया हुआ है जो वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो ऑप्शन में नहीं रहता तो ऊंट तो आंसर सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में एक और दिया हुआ है। चलिए वो कौन सा दिया हुआ है तो दिखाते हैं उसका नाम। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कंगारू चूहा। तो कंगारू चूहा जो एक ऐसा जंतु है, कंगारू चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक, अगर कंगारू चूहा नहीं रहता तब ऊंट हो जाता, लेकिन जो कंगारू चूहा दिया हुआ है तो कंगारू चूहा जो है बिना पानी पिए सबसे लंबे अवधि तक जीवित रह सकता है, जिसके कारण यह प्रायः ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। तो यहाँ से एक और प्रश्न भी बनता है कि कौन सा जीव जो है ठोस मूत्र उत्सर्जन करता है? ये हो जाएगा कंगारू चूहा। उसमें कुछ अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र वृक्क की विशेष संरचना और कार्य प्रणाली के कारण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? प्रश्न आ ही गया है, यूपीपीएससी मेंस में पूछ दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंगारू चूहा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के जीव में वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनों उपरांत नर को मार देती है? तो इसका आंसर हो जाएगा मकड़ी। मकड़ी में एक ऐसी घटना पाई जाती है जिसमें क्या होता है कि नर और मादा जो है आपस में संबंध बनाते हैं और मैथुन करते हैं। तो मैथुन के बाद मादा जो है नर को क्या कर देती है? मार देती है। तो ये मकड़ी में पाई जाती है। मकड़ी की अधिकांश प्रजाति में मादा मैथुनों उपरांत नर को मार देती है। जंतु विज्ञानी माइकल रॉबर्टसन के अनुसार प्रायः कमजोर एवं सुस्त नर मादाओं का द्वारा मारकर भक्षण कर लिए जाते हैं। मजबूत मकड़ी नर बच निकलते और पुनः समागम करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वो अपना घोंसला क्यों बनाता है? और ये क्या चीज में पूछा हुआ था? आईएएस 2010 के प्री में पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि यह सर्प भक्षी और उसका घोंसला दूसरे सर्पों को आकर्षित करने में सहायक होता है। नहीं, ये गलत है। दूसरा है कि यह सजीव प्रजक सर्प है और इसे अपनी संतान को जन्म देने के लिए घोंसले की आवश्यकता है। ये भी गलत है। यह अंडा प्रजक है, ये सही है कि जो सर्प है अंडा प्रजक है, यह अंडा यूज सर्प है जो घोंसले में अंडे देते हैं। घोंसले में क्या करते हैं? अंडे देते हैं और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। तो ये ऑप्शन सही है। इसलिए जो है किंग कोबरा अपना घोंसला बनाते हैं। यहाँ पर देखिए कि किंग कोबरा एक अंडे प्रजक सर्प है जो घोंसले बनाकर उसमें अंडे देते हैं और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा किंग कोबरा, जिसको राजनाग कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कोबरा सर्प का विष होता है तो तंत्रिका विषी न्यूरोटॉक्सिक होता है। कोबरा जो है सर्प का विष कैसा होता है? तो न्यूरोटॉक्सिक होता है। देखिए विष दो प्रकार के होते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिक होता है, एक वो हेमोटॉक्सिक होता है। ठीक है, तो कोबरा सर्प का विष मुख्यतः न्यूरोटॉक्सिक होता है, यानी तंत्रिका विषी होता है जो तंत्रिका ऊतकों को प्रभावित करता है। इसमें कार्डियोटॉक्सिक और कुछ अन्य यौगिक भी होते हैं। टॉक्सिक मुख्यतः प्रोटीन एवं पॉलीपेप्टाइड होते हैं। टॉक्सिक क्या होते हैं? प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड से बने होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक सर्प का भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नागराज। किंग कोबरा क्या करता है? किंग कोबरा जो है दूसरे सर्प को खाते हैं। किसको खाते हैं? तो दूसरे सर्प को खा जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा देखिए डिटेल में कि नागराज, किंग कोबरा का भोजन मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं। नागराज अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से अपने शिकार को दूर से ही खोज लेने में सक्षम होते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा अजगर। अजगर जो है जहरीला नहीं है, लेकिन वो निगल जाता है। ठीक है, तो अजगर सांप जो है जहरीला नहीं। यदि सांप की निचली या उदर सतह पर छोटे छोटे सल्क पाए जाते हैं तो वह विषहीन होते हैं। सल्क उदर सल्क पतले किंतु पूरी चौड़ाई तक फैले न हो तब इस अवस्था में भी सर्प विषहीन होते हैं, जैसे अजगर। अगला प्रश्न है कि सर्पों के विष ग्रंथियां किसकी समागम है? मतलब सर्प की जो विष ग्रंथियां हैं किसके समान है? तो कशेरुकी प्राणी की जो है लार ग्रंथियों के समागम है। ठीक है, कशेरुकी प्राणी का मतलब होता है कि जिसमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो, प्रेजेंट हो। रीढ़ की हड्डी क्या हो? प्रेजेंट हो, उसको कशेरुकी प्राणी कहते हैं। ठीक है, तो कशेरुकी प्राणी के लार ग्रंथियों के समान जो है सर्पों का विष ग्रंथि होता है। अगला प्रश्न है कि सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप हैं। तो इसका आंसर होगा जीविका दंत का। सांप का जो जहरीला विष दंत होता है वो जीविका दंत का जो है रूपांतरित रूप होता है। डिटेल दिया हुआ है कि विषैले सांप में ऊपरी जबड़ी की मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी बड़े और पीछे की ओर मुड़े 20 दंत तालु से मुख ग्रासन गुहिका में उभरे रहते हैं। ये मैक्सिलरी दंत, जिसको जीविका दंत, 20 ऊपरी जबड़े में ही स्थित 20 ग्रंथियों से संबंधित होते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि जो सांप में जो है कौन सा दांत उसके 20 ग्रंथि से संबंधित होते हैं, लगे होते हैं, तो मैक्सिलरी दंत। मैक्सिलरी दंत, जिसको जीविका दंत भी कहा जाता है, ये सांप के 20 ग्रंथि से लगे होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पे विचार कीजिए। तितली, मत्स्य और मेढक, जिसको मंडूक कहते हैं, उपयुक्त में से कितनों में विषाक्त जातियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों में, सभी तीनों में। यहाँ पर कह रहा है कि कई तितलियां का विकास वास्तव में विषाक्त पॉइजनस प्रजातियों के रूप में हुआ है। तितलियां सामान्यतः उस पौधे से विष प्राप्त करती है जिससे वे लार्वा रूप में रख खाती है, और जो कभी कभी विषैले होते हैं वे इन विषों को संचित करती है, और ये विष टॉक्सिन्स वयस्क तितली के शरीर में बने रहते हैं। विषाक्त तितलियां प्रजाति में अफ्रीकी ज्वाइंट स्वेलेट स्वेलोटेल। देखिए, जो तितली होती है उसकी कुछ प्रजातियां विषैली होती है। उसमें से सब विषैली प्रजातियों का नाम है कि अफ्रीकी ज्वाइंट स्वेलोटेल, अटाला तितली और मोनार्क तितली। ये सब जो है विषैली तितली की प्रजाति है। उसी प्रकार कुछ मछली भी विषैली होती है। मछली की कुछ अनेक प्रजातियां भी विषैली होती है, और उस विषैली प्रजातियां का नाम अगर पूछा जाए तो कौन कौन सी मछलियां जो है विषैली होती है? तो देखिए कि जो विषाक्त मछलियों में ऐसे विष होते हैं जो इन मछलियों को खाने वाले जंतुओं के पाचन तंत्र द्वारा नष्ट नहीं हो पाते हैं। पफर मछली की प्रजातियां विश्व की सबसे बड़ी विषाक्त मछलियां मानी जाती है। तो जो पफर मछली की जो प्रजातियां हैं, पफर, जिसको टेट्रा ओडोंटिए ओडोन ओडोंटिडेई टेट्रा ओडोंटुडेई कुल कहा जाता है। उस कुल की प्रजातियां, उस प्रजाति के जो मछली है वो विषाक्त होती है। ये गोल्डन डॉट मेढक के बाद दूसरी सबसे विषाक्त कशेरुकी जीव है। कई मछलियां विषैली भी होती है। रीफ स्टोन फिश विश्व की सबसे बड़ी सबसे विषैली ज्ञात मछली है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि विश्व की सबसे विषैली मछली कौन है, तो रीफ स्टोन फिश। उसी प्रकार मेढक में भी जो बहुत सारा विषैला मेढक होता है। विषाक्त मेढक अपनी त्वचा में छाड़ा विषों का उत्पादन एवं संग्रह करते हैं, जिसके कारण उन्हें छूना हानिकारक होता है। इन्हें सामान्यतः पॉइजन एरो मेढक या पॉइजन डॉट मेढक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होते हैं। सही है। समुद्री कच्छपों की मतलब कछुआ की कुछ जातियां शाकभक्षी होते हैं। मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती है, ये भी सही है, मतलब शाकाहारी होते, शाक खाते हैं। और शाक का मतलब होता है कि पादप खाते हैं। समुद्री स्तनपायियों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती है, ये भी सही है। सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक यानी कि विवियोपोरस होते हैं, ये भी सही है। तो ये चारों सही है। ठीक है, चलिए इसका डिटेल दिया हुआ है कि समुद्री कच्छपों की कुछ प्रजातियां जैसे सेलोनिया मियाडिस शाकाहारी होते हैं, जो शैवाल और समुद्री घासों को खाते हैं। इसी तरह मछली की कुछ प्रजातियां भी शाकाहारी होती है, जैसे सर्जन फिश,
पैरेट फिश, ये सब जो शाकाहारी मछली है। कुछ समुद्री स्तनपायी जैसे समुद्री गाय, डुगोंग आदि शाकाहारी होते हैं। साथ ही सांप की कुछ प्रजातियां जैसे ग्रीन एनोकोंडा, बोआ कॉन्ट्रिक्टर्स बच्चे को जन्म देते हैं अर्थात सजीव प्रजक होते हैं, जबकि अधिकांश सांप अंडे देते हैं। सजीव प्रजक का मतलब ये हो गया कि बच्चे को जन्म देना। तो ग्रीन एनोकोंडा, बोआ कॉन्ट्रिकर्स ये सब बच्चे को जन्म देते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कशन करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह आपको वीडियो आता रहेगा, चैनल पे बने रहिए। जय हिंद।